गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 विषय जीव विज्ञान बायो। ठीक है, लेसन अपना चल रहा है 2 का। कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 2 का। ठीक है, इससे पहले हमने प्राकोष से यानी कल हमने पढ़ा था प्राकोष यानी एंथर, और इसकी कंडीशन कौन कौन सी पढ़ी थी हमने कहा था कि एंथर जो होता है, प्राकोष जो होता है स्थिति में किस प्रकार से होता है? टेट्राहेड्रल होता है, यानी टेट्रा या टेट्राड। ठीक है, और टेट्राड जो यहाँ पर इसको बोलते हैं, यानी क्या बताया था मैंने कि निम्न प्रकार के होते हैं। एक तो होता है टेट्राहेड्रल, एक 2 नंबर पर मैंने बताया था आपको आइसोबाइलेटरल। ठीक है, 3 नंबर पर मैंने आपको बताया था डीकसेट, 4 नंबर पर बताया था मैंने आपको बीसेप्ट, और 5 नंबर पर बताया था मैंने आपको लाइनर। ठीक है, यानी पिछले वाली क्लास के अंदर हमने क्या बात की थी? प्राकोष की जो स्थिति होती है वो किस प्रकार से होती है? टेट्रा यानी टेट्राड प्रकार की होती है, और टेट्राड जो होते हैं यानी निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है आइसोबाइलेटरल, एक होता है डीकसेट, एक होता है टीसेट, और एक कौन सा होता है? लाइनर। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या बताया? इसकी कंडीशन जो होती है वो इस प्रकार से ऐसे कहा था कि 3 लघु बीजाणु जो होते हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं। चौथा लघु बीजाणु जो होता है वो क्या होता है? यानी जस्ट इसके पीछे होता है, यानी दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद में इसकी बात करते हैं। इसकी कंडीशन मैंने कैसे बताई कि चारों के चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो एकदम से क्या करते हैं? स्पष्ट दिखाई देते हैं। यानी आइसोबाइलेटरल के अंदर चारों के चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो एकदम से क्या देते हैं? स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बात करते हैं किसकी? डीकसेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डीकसेट। इसके अंदर क्या होता है? 2 लघु बीजाणु जो होते हैं, ऊपर वाले 2 लघु बीजाणु एक दूसरे के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। ठीक है, ऊपर वाले 2 लघु बीजाणु जो होते हैं एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। टी शेप के अंदर क्या होता है? आकृति इस प्रकार से होती है, यानी चारों लघु बीजाणु जिसमें 2 तो क्या होते हैं? अनुप्रस्थ होते हैं, और 2 क्या होते हैं? अनुदैर्घ्य। ठीक है, और इसकी आकृति किस प्रकार से बन जाती है? टी शेप में बन जाती है। लास्ट में कौन सा बचता है? लाइनर। लाइनर के अंदर चारों के चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक लाइन के अंदर व्यवस्थित दिखाई देते हैं। ठीक है, चारों के चारों लघु बीजाणु जो होते हैं वो एक लाइन के अंदर व्यवस्थित दिखाई देते हैं। इसके बाद में मैंने आपको यही बताया था कि ये लघु बीजाणु जो होते हैं एक दूसरे के साथ में किसके साथ में? नहीं, केलोज के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा? केलोज के द्वारा। और केलोज यानी केलेज एंजाइम के स्रावित होने के कारण से चारों लघु बीजाणु क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात स्टार्टिंग में जब ये परिपक्व होने को होता है, यानी परिपक्व होता है, उसमें आपने देखा होगा चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? यानी केलोज एंजाइम के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, जब केलेज एंजाइम को स्रावित किया जाता है तो चारों के चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। देख, कुछ पादप ऐसे भी होते हैं, यानी कुछ पादप ऐसे भी होते हैं, जैसे बात करते हैं आपकी केलोट्रोपिस की। किसकी बात करते हैं? केलोट्रोपिस की। केलोट्रोपिस के अंदर क्या होता है? चारों लघु बीजाणु एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं। एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? परागपिंड। उसको क्या बोलते हैं? परागपिंड बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनियम।
क्या बोलते हैं? पोलिनियम। यानी चारों लघु बीजाणु जो होते हैं एक विशिष्ट प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं परागपिंड यानी पोलिनियम। ठीक है। इन पादपों के अंदर परागण की प्रक्रिया पक्षियों द्वारा की जाती है। यानी ये जो पादप जो होते हैं, जैसे बात करते हैं किसकी, हम आग की बात करते हैं, इन पादपों के अंदर परागण की जो प्रक्रिया जो होती है किसके द्वारा की जाती है? यानी पक्षियों के द्वारा की जाती है। तो यानी अलग अलग पादपों के अंदर परागण की प्रक्रिया जो होती है वो अलग अलग प्रकार से क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है। इसके बाद में आज जो हमारा टॉपिक रहेगा परागकोश स्फुटन। परागकोश स्फुटन। ठीक है। जैसे कि देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि स्फुटन का मतलब क्या होता है? फटना। स्फुटन का मतलब क्या होता है? फटना। ठीक है। जब परागकोश क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं तो उसमें इनकी भित्ति जो होती है वो टूट जाती है और उसी भित्ति को यानी उसी प्रक्रिया को हम क्या कहा जाता है, यानी क्या बोलते हैं? परागकोश स्फुटन बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं, तो उस समय इसकी भित्ति फट जाती है, अर्थात विभिन्न प्रकार से टूट जाती है। यानी विभिन्न प्रकार से क्या होती है? टूट जाती है। उसे परागकोश स्फुटन कहते हैं। उसे परागकोश स्फुटन कहते हैं। जो निम्न प्रकार का होते हैं। जब परागकोश क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं तो उसमें इनकी भित्ति जो होती है वो क्या होती है? टूट जाती है, यानी फट जाती है अलग अलग भागों में। उसी क्या बोलते हैं? परागकोश स्फुटन बोलते हैं, जो निम्न प्रकार का होता है। जैसे हम बात करते हैं, कुछ तो क्या होते हैं कि अनुप्रस्थ होते हैं, कुछ अनुदैर्घ्य होते हैं। जैसे अनुप्रस्थ होता है, लंबवत होता है, छिद्रमय होता है और कपाटी होता है। मैंने बता दिया अनुप्रस्थ स्फुटन। दूसरा मैंने क्या बता दिया? लंबवत स्फुटन। तीसरा हमने क्या बता दिया? छिद्र में स्फुटन। और 4 नंबर पर हमने क्या बता दिया? कपाटी स्फुटन। ठीक है। हमने क्या ये कहा कि परागकोश स्फुटन जब यानी परागकोश क्या होते हैं, जब परागकोश परिपक्व हो जाते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि विभिन्न तरीके से टूट जाते हैं। देखो कुछ में तो नाम से स्पष्ट हो रहा है। अनुप्रस्थ होने का मतलब क्या होता है कि जब प्रकार यानी परागकोश क्या होते हैं, देखो अनुप्रस्थ है, दूसरा कौन सा है? लंबवत है,
तीसरा कौन सा है, छिद्र में है, और चौथा कौन सा होता है, कपाटी। हालांकि इनको मैं डायग्राम के द्वारा आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि किस प्रकार से इनके अंदर यानी स्फुटन की प्रक्रिया होती है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया इस प्रकार से, ये अगर ये अनुप्रस्थ इस प्रकार से क्या हो रहा है, यानी इस प्रकार से टूट रहा है, तो इसका मतलब कौन सा होता है, अनुप्रस्थ। यानी कहने का मतलब बीच में से एक रेखा बन जाती है और दोनों इस प्राकोष्ठ क्या होते हैं, प्राकोष्ठ क्या होता है कि दो भागों में विभाजित हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं। दूसरे नंबर पर क्या आता है, लंबवत। ये प्राकोष्ठ की आकृति इस प्रकार से, ठीक है, किसकी आकृति है, प्राकोष्ठ की। और ये प्राकोष्ठ क्या करता है कि ऊपर से इस प्रकार से यानी दो भागों में इसका डिवाइडेशन होता है, यानी ऊपर से एक लंबवत रेखा। हालांकि आपने 10th क्लास में गणित में पढ़ा भी होगा कि लंबवत क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। यानी किसी भी रेखा पर अगर लंबवत रेखा यानी किसी भी रेखा पर अगर कोई रेखा लंबवत खींची जाती है तो वहां पर वह 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर इस प्रकार से है तो इसका मतलब कौन सा है, अनुप्रस्थ है। अगर इस प्रकार से रेखा बन रही है तो इसका मतलब वो कौन सा है, लंबवत है। अगर प्राकोष्ठ इस प्रकार से यानी प्राकोष्ठ में जगह जगह पर क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। क्या बन गए, जगह जगह पर छिद्र बन गए, ठीक है। अगर प्राकोष्ठ में जगह जगह पर क्या बन गए, छिद्र बन गए, तो उसको क्या बोलते हैं, छिद्र में प्राकोष्ठ स्फुटन, ठीक है। कपाट की बात आती है। कपाट में देखो क्या होते हैं कि ये प्राकोष्ठ है, जगह जगह पर इसके अंदर क्या बन जाते हैं, कपाट। देखो जैसे आपने अनार के अंदर देखा भी होगा कि अनार के अंदर जो बीज जो होते हैं वो किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, यानी कपाट के अंदर व्यवस्थित होते हैं। तो ये था प्राकोष्ठ स्फुटन। इसमें अनुप्रस्थ रेखा खींची गई है, इसके अंदर लंबवत रेखा खींची गई है। इस प्राकोष्ठ के अंदर क्या होते हैं, जगह जगह पर क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, यानी बाहर यानी भित्ति पर बनते हैं, ठीक है। और जब भित्ति पर छिद्र बनते हैं तो वहां पर प्राकोष्ठ क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, जब ये परिपक्व है। यानी कहने का मतलब स्फुटित होंगे। देखो जैसे आपने देखा होगा कि मूंगफली जो होती है उस यानी मूंगफली के जो यानी फल जो होते हैं इस प्रकार से होता है नहीं होता है। जब ये परिपक्व होता है तो यानी इसकी फली जो होती है यानी एक मध्य रेखा के द्वारा क्या होती है, इसके बीजों को बाहर निकाल देती है। मूंगफली की जो फली जो होती है प्रारंभ के अंदर कैसी होती है, हरे रंग की होती है, ठीक है। प्रारंभिक यानी कैसी होती है, हरे रंग की। जब वो धीरे धीरे परिपक्व होती है तो उसकी आकृति यानी उसका रंग कैसा हो जाता है, काला हो जाता है, यानी वो तिड़क जाती है। यानी सामान्य भाषा के अंदर उसको क्या बोलते हैं, तिड़कना। सामान्य भाषा के उसके अंदर क्या बोलते हैं, उसको तिड़कना बोलते हैं। और उसके बीज क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। उसी प्रकार से जब ये प्राकोष्ठ परिपक्व होते हैं तो किसी भी मेथड के द्वारा इनके अंदर स्फुटन होता है। जैसे अनुप्रस्थ हो गए, लंबवत हो गए, छिद्रमय हो गए, यानी बाहर क्या बन रहे हैं, इसके छिद्र बन रहे हैं। और इन छिद्रों के द्वारा क्या होते हैं, यानी प्राकण जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, यानी लघु बीजाणु जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। लास्ट में कपाट, अनार के जैसे अंदर मैंने आपको बताया भी कि अनार के अंदर क्या होते हैं, यानी कपाट बन जाते हैं। और कपाट बन जाने के बाद में क्या होता है कि जैसे ही प्राकोष्ठ का स्फुटन होगा सारे के सारे कपाट अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद में वहां पर क्या होता है कि सभी लघु बीजाणु जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। सभी के बारे में लिखते हैं भाई। सबसे पहले लिखते हैं अनुप्रस्थ स्फुटन। सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर पर अनुप्रस्थ स्फुटन। जब प्राकोष्ठ परिपक्व होता है जब प्राकोष्ठ परिपक्व होता है तो उसमें अनुप्रस्थ पालियां बन जाती हैं। तो उसमें क्या बनती हैं, अनुप्रस्थ पालियां बन जाती हैं। उसे
अनुप्रस्थ स्फुटन कहते हैं। अनुप्रस्थ स्फुटन कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है देख लो ध्यान से। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया तुलसी। ठीक है, तुलसी के अंदर क्या होता है कि जब तुलसी का फल परिपक्व होता है, ठीक है, तुलसी का फल जब भी परिपक्व होता है तो उसके अंदर क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिसके कारण से उसके अंदर दो पालियां बन जाती हैं। एक तो शीर्ष भाग में बनती हैं, ठीक है, ऐसी बात करते हैं जैसे ये तुलसी का बीज है यानी फल है, अनुप्रस्थ पालियां बनी, ये तो शीर्ष भाग होता है, और ये कौन सा भाग होता है, अधर भाग होता है। ठीक है, और दोनों के दोनों भाग क्या होते हैं, अलग होते हैं। जैसे ये भाग हो गया अलग और ये वाला हो गया, और इससे धीरे धीरे क्या होते हैं कि लघु बीजाणु जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये लघु बीजाणु बाहर निकलने के बाद में कहाँ पर पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचते हैं। और वर्तिकाग्र भाग पर पहुंचने के बाद में वहां पर क्या करते हैं, यानी वहां पर ये जो होते हैं यानी परागण की प्रक्रिया करते हैं, और निषेचन की प्रक्रिया के दौरान वहां पर नए पादप का निर्माण हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आता है, लंबवत। इसमें लिखते हैं दूसरे नंबर पर लिखते हैं लंबवत स्फुटन। इस प्रकार की स्फुटन में इस प्रकार के स्फुटन में परागकोश लंबवत विभाजित होता है। परागकोश क्या होता है, लंबवत विभाजित होता है। इसे लंबवत स्फुटन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लंबवत स्फुटन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर बात करते हैं जैसे धतूरा और कपास। ठीक है, आकृति में अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो अगर ये कोई परागकोश है इस प्रकार से विभाजित हुआ है, यानी इस प्रकार से क्या हुआ है, विभाजित हुआ है, तो इसकी आकृति कैसे बन जाती है, ऐसे। ठीक है, और कुछ समय के बाद में इसके यानी परागकण जो होते हैं यानी लघु बीजाणु जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, छिद्र में। छिद्र में इसमें देखो क्या होता है, मैंने बताया भी आपको कि जो परागकोश है इसके शीर्ष भाग में एक छिद्र बन गया या दो बन गए या तीन बन गए। एक तो ये कंडीशन अप्लाई होती है, दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई होती है, ये परागकोश है इसकी भित्ति पर जगह जगह पर क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। ऐसे जगह जगह पर क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, तो दो कंडीशन इसके अंदर अप्लाई होती है, या तो एक तो क्या होता है कि शीर्ष भाग में एक छिद्र बन जाता है या दो बन जाते हैं, या इसकी भित्ति यानी इसकी संपूर्ण भित्ति पर क्या होता है कि बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं, जिससे वहां पर क्या होता है कि लघु बीजाणु बाहर निकलते हैं। इस प्रकार की स्फुटन में इस प्रकार के स्फुटन में परागकोश के शीर्ष
भाग पर एक या दो छिद्र बन जाते हैं, यानी शीर्ष भाग पर एक या दो छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम ये भी कर सकते हैं, या इसकी संपूर्ण भित्ति पर बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं, यानी बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं। ठीक है, एक तो हमने कौन सा बता दिया कि इसकी भित्ति यानी शीर्ष भाग में, यानी शीर्ष भाग में एक छिद्र बन जाता है या दो छिद्र बन जाते हैं, या इसकी संपूर्ण भित्ति पर बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं। इसको क्या कहा जाता है? छिद्र में स्फुटन कहा जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल इसका कौन सा है? मकोई के जो परागकोश जो होते हैं, यानी मकोई के जो परागकोश जो होते हैं उसके शीर्ष भाग में या तो एक छिद्र बनता है या फिर दो बनते हैं, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसकी संपूर्ण भित्ति पर बहुत सारे छिद्र बन जाते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है? छिद्र में स्फुटन कहा जाता है। सबसे लास्ट में कौन सा आता है? कपाटी स्फुटन। इसमें देखो, जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्या बनेंगे, बहुत सारे यहाँ पर कपाट बनेंगे। ठीक है, तो यानी तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। एक अनुप्रस्थ बता दिया है, एक लंबवत बता दिया है, एक कौन सा बता दिया है? छिद्र में। ठीक है, सबसे लास्ट में बात करते हैं किसके बारे में? कपाटी स्फुटन। इसके बारे में बात करते हैं। 4 नंबर पर बात आती है कपाटीय स्फुटन। इस प्रकार के स्फुटन में परागकोश के अंदर बहुत सारे कपाट बन जाते हैं, बहुत सारे कपाट बन जाते हैं। इसे ही कपाटीय स्फुटन कहते हैं। इसे ही कपाटी स्फुटन कहते हैं। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल कौन सा रहेगा? बारबेरी। कौन सा रहेगा? बारबेरी। ठीक है, और इसका अंदर जो डायग्राम मैंने बनाया था इस प्रकार से बनाया भी था कि जैसे ये परागकोश है। हालांकि देखो, जैसे मैंने आपको छोटी सी बात बता देता हूँ, परागकोश होते कहाँ पर है? जैसे पुष्प का डायग्राम बनाते हैं तो ये तो क्या है? वर्तिकाग्र। ये तो क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिका। और ये क्या है? अंडाशय। ठीक है, तीनों सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? जायम का निर्माण करते हैं। तीनों सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? जायम का। ये है परागकोश, ऐसे इसको बोलते हैं। ये है परागकोश, ये है पूतंतु, और दोनों सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का। किसका निर्माण करते हैं? पुंकेसर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो परागकोश होता है इसमें इस प्रकार से क्या बन जाते हैं? कपाट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं इसमें? इस प्रकार से कपाट बन जाते हैं, जो किसके अंदर देखने को मिलते हैं? बारबेरी के अंदर देखने को मिलते हैं। किसके अंदर देखने को मिलते हैं?
बारबेरी के अंदर इसको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के स्फुटन थे। सबसे पहले कौन सा था? अनुप्रस्थ। दूसरे नंबर पर कौन सा था? लंबवत। तीसरे नंबर पर कौन सा था? छिद्र में। और चौथे नंबर पर कौन सा आता है यहाँ पर? यानी कपाटीय स्फुटन। ठीक है, तो यानी इनकी स्टडी हमने आज यहाँ पर की है। याद रखना, इस प्रकार से अगर विभाजन हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा है? अनुप्रस्थ है। इस प्रकार से अगर विभाजन हो रहा है तो इसका मतलब कौन सा है? यानी लंबवत है। और अगर छिद्र शीर्ष भाग में बन रहे हैं, यहाँ इसके संपूर्ण भित्ति पर छिद्र बन रहे हैं, तो इसका मतलब कौन सा होता है? छिद्र में। और ये कौन सा होगा यहाँ पर? कपाटीय स्फुटन। ठीक है, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे पहले वाला जो टॉपिक था यानी टेट्राड वाला, जिसको हमने कहा था कि टेट्राहेड्रल है, आइसोबाइलेटरल है, बीकसेट है, टी शेप्ड है और लाइनर, वो टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहा है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इससे आगे वाला जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा? प्राकरण की संरचना। यानी इसके अंदर जो प्राकरण जो बाहर निकल रहे हैं, यानी प्राकरण जो लघु, यानी क्या निकल रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि लघु बीजाणु जो बाहर निकल रहे हैं उनकी संरचना किस प्रकार से होती है, उस संरचना के आधार पर हम इसकी स्टडी करेंगे। टॉपिक रहेगा प्राकरण की संरचना, लेकिन वो टॉपिक आज कंप्लीट नहीं कर सकते, वो कल करेंगे। बाकी ये बातें हम कल करते हैं। आज के लिए इतनी। थैंक यू वेरी मच।